हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिचा पांडे और आज हम लोग करने वाले हैं क्रिटिकल रीजनिंग में इन्फरेंस और कंक्लूजन। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो आई प्रॉमिस यू गाइज, ये बिल्कुल बेसिक से मैं बताने वाली हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्फरेंस एंड कंक्लूजन और कैसे हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट होती है इन्फरेंस अजम्पशन में, इन्फरेंस कंक्लूजन में। वो सारे डाउट्स आपके आज क्लियर होने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अनअकैडमी आपको क्या प्रोवाइड करती है? बॉक्स बाउंड्री अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इम्प्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो, बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू टू क्लेम योर प्राइज। रिपोर्ट एनी इम्प्रोप्रिएट कंटेंट यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके गाइज, तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले दिस इज माई कोड रिचा P10। यू कैन यूज दिस कोड फॉर सब्सक्रिप्शन और फॉर स्पेशल क्लासेस। अगर आप स्पेशल क्लासेस करते हो इस कोड को यूज करके देन यू विल गेट फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और अगर इस कोड को यूज़ करते हो आप सब्सक्रिप्शन के लिए देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इन्फरेंस। सो इन्फरेंस इज समथिंग दैट यूजेस फैक्ट टू डिटरमाइन अदर फैक्ट, राइट? So it is done by examining the facts of given situation and determining what those facts suggested about the situation. सो बहुत माइनर सा डिफरेंट होता है। जैसे मान लो अजम्पशन है, तो आपको लगता है मैम इन्फरेंस और अजम्पशन क्या सेम ही होता है? नो। इन्फरेंस में हम किसी चीज़ को इन्फर करते हैं। इन्फरेंस मीन्स आपके जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, वो उसके कितने करीब है, दैट इज इन्फरेंस। ओके। और अजम्पशन में हम क्या करते हैं? अजम्पशन में हम अज्यूम करते हैं अनस्टेटेड फैक्ट। अजम्पशन इज अ अनस्टेटेड फैक्ट। ओके, अजम्पशन इज एन अनस्टेटेड फैक्ट। अब जैसे क्या है कि उसमें ऐसी चीजें हैं जो दी नहीं है लेकिन आपको वो मानना है ट्रू। ओके, जैसे मैं एक इन्फरेंस का एग्जांपल लेती हूँ। इन्फरेंस में हम इन्फर करते हैं और अजम्पशन में हम अज्यूम करते हैं। तो बोथ आर वेरी डिफरेंट, इसलिए हम यहाँ पर अजम्पशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अजम्पशन इन्फरेंस और कंक्लूजन। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर दिया जाए, इफ यू कम विद अ नाइफ इन योर हैंड। फॉर एग्जाम्पल आप एक नाइफ के साथ अपने हैंड में लेकर आते हैं मेरे सामने, सो आई प्रोबेबली वुड इन्फर दैट यू मीन टू डू सम हार्म टू मी, राइट? इस तरह से ऐसे लेकर के मेरी तरफ बढ़ोगे तो मुझे डर लगेगा ना। तो मैंने इन्फर किया वो चीजें, ठीक है। सेम अब कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन में हम किसी चीज को ओवरऑल कंक्लूड करते हैं, रिजल्ट कि क्या निकलता है। सो अ कंक्लूजन इज अ नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इन द इंफॉर्मेशन सीरीज। जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है उसके नेक्स्ट लॉजिकल जो स्टेप होता है दैट इज कंक्लूजन। सो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू कंडीशन टू सर्व एज एन कंक्लूजन। सो फर्स्ट जो है, इट मस्ट बी लॉजिकली derived statement from the information given. So second, it must not be inferred from the given statement. So both are very different. Inference से आपने क्या समझा? Inference जो है वो उससे हम infer करते हैं, ठीक है। और कंक्लूजन क्या होता है? नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होता है, हमने क्या कंक्लूड किया ओवरऑल। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। अब सबसे पहले क्या है, जैसे कि there is no logical connection between the information we present our premise and our conclusion, for example. Okay, so जैसे you let's go see a movie, ठीक है। so me I have only $3। मैंने बोला क्या? तुमने बोला कि चलो मूवी देखने चलते हैं। मैंने क्या बोला? I have only $3, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, डोंट अज्यूम इंफॉर्मेशन अनलेस यू सी इट इन द आर्ग्यूमेंट। जब तक हम नहीं देखेंगे हम अज्यूम नहीं करेंगे। इन्फरेंस में हम इन्फर करते हैं। अभी हम आपको कंक्लूजन बता रहे हैं। क्या हम लोग कर रहे हैं? कंक्लूजन। सो अब देखो, व्हाट इज योर कंक्लूजन? मैंने क्या बोला? मतलब तुमने बोला कि चलो मूवी देखने चलते हैं, मैंने बोला आई हैव ओनली $3। सो व्हाट इज योर कंक्लूजन? सो वी कांट गो टू अ मूवी। लेकिन क्यों? बिकॉज अब मूवी कॉस्ट मोर देन $3। तभी तो मैंने बोला ना कि मेरे पास सिर्फ $3 ही है। बट हाउ डू वी नो दिस? वी डोंट, राइट? सो मेक श्योर यू आर नॉट ब्रिंग आउटसाइड इंफॉर्मेशन इन टू योर रीडिंग और क्रिटिकल रीजनिंग प्रॉब्लम। कभी भी
आपको आउटसाइड इंफॉर्मेशन नहीं लेना है, जो आपको समझ में आ रहा है उस आर्ग्यूमेंट से जितना क्लियर हो रहा है आपको उतना ही इंफॉर्मेशन देना है। खुद से अज्यूम नहीं करना है, खुद से कुछ नहीं सोचना है, खुद से कोई डेटा नहीं लानी है, खुद से कुछ कंक्लूड नहीं करना है। मीन्स आर्ग्यूमेंट के इर्द गिर्द ही हमें रहना है। हैव यू अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट लग रहा है, किसी भी तरह से प्रॉब्लम आ रही है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने प्रॉब्लम को। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी दैट माई सनग्लास इज ब्रोकन, इट कांट बी रिपेयर्ड नाउ एंड आई नो द शॉप that has the same sunglass. So conclusion would be that I would buy that sunglass. जैसे मैंने बोला मेरा सनग्लास जो है वो टूट गया है, अब वो रिपेयर नहीं हो सकता, लेकिन मैं वैसी दुकान जानती हूँ, वैसे शॉप जानती हूँ जहाँ पर एग्जैक्ट सेम सनग्लास मिलता है। मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है कि मतलब ऑब्वियस ही बात है, वुड बी दैट आई वुड बाई दैट सनग्लास, राइट? नहीं तो मैं ये बात ही नहीं कहती कि मैं एग्जैक्टली वो जहाँ सनग्लास मिलता है वो शॉप जानती हूँ। अगर मुझे खरीदना ही नहीं रहता एग्जैक्टली वही, या फिर मुझे वही नहीं चाहिए, वैसा ही नहीं चाहिए, तो मैं ये बात ही नहीं कहूँगी। मैं सिंपल बोलूँगी मेरा सनग्लास टूट गया, अब वो रिपेयर नहीं हो सकता, मैं अब दूसरी खरीदूंगी, राइट? या फिर नहीं खरीदूंगी, जो कुछ भी है। लेकिन यहाँ मैंने बोला क्या कि मैं वैसे शॉप जानती हूँ जहाँ पर एग्जैक्टली वैसा सनग्लास मिलता है। तो तुमने क्या कंक्लूड किया? मतलब मुझे वैसे सनग्लास ही चाहिए और मुझे वही खरीदना है, वैसा ही खरीदना है, राइट? सो इन्फर इज educated guess that conclusion is more about logically derive the next step. ओके, क्लियर हो रहा है? सो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम क्या नोट्स बनाना चाहिए ना। सो इन्फरेंस और कंक्लूजन की ये फर्स्ट बेसिक क्लास है। सो आप नोट्स बना सकते हैं। इन्फरेंस क्या होता है आप लिख सकते हैं, कंक्लूजन क्या होता है आप लिख सकते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए हैं वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी बेसिक क्लियर होती है और आपको ये पता चलता है कि व्हाट इज इन्फरेंस, व्हाट इज कंक्लूजन। ओके, इसी तरीके से मैं बाकी चैप्टर्स की भी वीडियोस जरूर ही आपके सामने लाऊंगी। सो फॉर एग्जाम्पल, राम टुक अ डीप ब्रेथ एंड ड्राइड दिस स्वेटी पाम ऑन हिज जीन्स। ठीक है, वो डीप ब्रेथ लेता है और अपने स्वेटी पाम को अपने जीन्स में सुखाता है। सेड ही लुक डाउन एंड रैम्प हिज शिवर्ड, राइट? So it was step drop, but he had to go through with it. Everyone was staring straight at him. Oh my God, लगता है ये नीचे नहीं जा पाएगा। So he put his skateboard down and got ready. Yes, he could do it, right? So अब आपको इन्फर करना है। समझ में आया? राम बहुत डरा हुआ है, उसके हैंड जो है वो स्वेटी हो चुके हैं, पर वो अपने उसमें सुखा लेता है जीन्स में, एंड वो नीचे की तरफ देखता है, बहुत डर लगता है उसको। इट वॉज स्टेप ड्रॉप। सो बाकी स्टिप ड्रॉप, सॉरी। तो बाकी सारे जो पर्सन हैं, जो लोग हैं, वो उसी को देख रहे होते हैं और उसको स्टेयर करते हुए, ओ माई गॉड, मतलब ये लगता है कि ये पर्सन नहीं जा पाएगा, राइट? सो अब उसने क्या सोचा कि नहीं मैं तो जाऊंगा, और वो he could do it. So what evidence help you to infer that Ram was nervous? इनमें कौन सा एविडेंस जो है वो ये इन्फर कर रहा है कि राम नर्वस था? तो गाइस देखो, इन्फरेंस में आप इन्फर करते हो, मतलब जितना ज़्यादा करीब रहेगा आपके स्टेटमेंट के ऑप्शंस, वही ऑप्शन आपके आंसर होते हैं। मतलब जितना ज़्यादा उसके करीब होता है, ठीक है, वही आंसर होता है। तो करीब कभी कभी इतने करीब हो जाता है ऑप्शन कि लगता है जैसा कि सेम टू सेम वैसा ही जैसे आपके आर्ग्यूमेंट्स में दिया है। बट हमेशा ध्यान रखिए, जब आर्ग्यूमेंट वाला सेम टू सेम होता है तो इन्फरेंस में, ओनली इन दिस चैप्टर इन्फरेंस में सिर्फ वो सही हो सकता है। लेकिन कब? जब कोई और अदर ऑप्शन आपके पास नहीं है करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब इन्फरेंस में इन्फर करते करते वो इतनी करीब चला जाता है कि एग्जैक्ट सेम लाइन लिख देता है कभी कभी ऑथर ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन ट्रू हो सकता है। मतलब उसको बोलते हैं रीस्टेटमेंट। तो रीस्टेटमेंट बाकी सारे चैप्टर्स में ट्रू नहीं होगा। अगर आप कंक्लूजन बनाओगे नहीं ट्रू होगा, अजम्पशन बनाओगे नहीं ट्रू होगा, लेकिन इन्फरेंस में ट्रू हो सकता है, इट कुड बी ट्रू, बट आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है ट्रू करने के लिए, तभी आप एग्जैक्ट जो रीस्टेटमेंट है उसको ट्रू कर रहे हो, राइट? सो फर्स्ट कह रहा है हिज पाम वर स्वेटी,
तो आप देख सकते हो यहाँ पर ओके, his palm was sweaty and he put his skateboard down and got ready. ये सेम चीज यहाँ पर दिया हुआ है, राइट. थर्ड है ही लुक डाउन द रैम्प, वो नीचे की तरफ देखता है, सेम चीज दिया हुआ है, ये देखो, ये देखो, ठीक है. एंड ही कुड डू इट, ये दिया हुआ है. सो इनमें से कौन सा वाला, मतलब ये तीनों जो रीस्टेटमेंट है और ये हमने इन्फर किया, यहाँ पर वो एग्जैक्टली चीज नहीं दिया हुआ है, उसने दिया है कि राम टुक अ डीप ब्रेथ एंड ड्राइड हिज स्वेटी पाम ऑन हिज जीन्स, मतलब हिज पाम वाज स्वेटी, दैट इज इन्फर्ड. यही इन्फर कर रहा है कि राम वाज नर्वस, राइट. सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राइट. तो चलिए अब हम देखते हैं कंक्लूजन, कौन सा वाला कंक्लूजन ट्रू है. उसी पर सेम आपका आर्ग्यूमेंट वही है. कंक्लूजन अब आपको बताना है, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में कौन सा वाला कंक्लूजन आपके अकॉर्डिंग ट्रू होगा. सो फर्स्ट कह रहा है ही इज प्रोबेबली गोइंग, अब इसमें क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द एविडेंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट राम विल डू दैट. इनमें से कौन सा वाला है जो राम वो कर सकता है, ये दिखाएगा, राइट. सो ही प्रोबेबली गोइंग टू लुक एट हिज फ्रेंड एंड आस्क देम व्हाट टू डू, मतलब क्या वो अपने दोस्त को देखा ये पूछेगा व्हाट टू डू, नो, दैट इज नॉट द कंक्लूजन कि राम विल डू दैट, राइट. अब राम विल डू व्हाट, क्या करेगा वो, मतलब राम क्या करेगा फिर नेक्स्ट में, राइट. और मैंने क्या बोला, नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप जो होता है, नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज कंक्लूजन. तो राम क्या करेगा अब सो ही इज प्रोबेबली गोइंग टू फिक्स हिज स्केटबोर्ड, नो, ये भी गलत है. ही इज प्रोबेबली नॉट गोइंग डाउन, मतलब वो नीचे नहीं जाएगा, अब नहीं, यहाँ पर तो दिया है ही कुड डू इट. सो ही इज प्रोबेबली गोइंग टू गेट ऑन हिज स्केटबोर्ड एंड गो डाउन द रैम्प, राइट. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो आई थिंक कंक्लूजन और इन्फरेंस ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ गई होंगी कि इन्फरेंस में हम इन्फर करते हैं और कंक्लूजन में हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि उसका क्या होगा नेक्स्ट स्टेप. अब जैसे आपके पास एक और एग्जाम्पल है, 3 years ago I lived and worked in New York, now I live and work in Boston. ठीक है, अब बताना है आपको, इन्फर करना है. सो आई गेट पेड मोर एट माई जॉब इन बॉस्टन. सेकेंड वन, आई एंजॉय माई जॉब इन बॉस्टन मोर देन माई जॉब इन न्यूयॉर्क. ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये देखो पेमेंट की कोई बात नहीं की है, यहाँ कहाँ कितना मिलता था उसको इतना, यहाँ पर बॉस्टन में कितना मिलता है या न्यूयॉर्क में कितना मिलता था, ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है. तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर बी जरा सोच के देखो, अगर कोई भी ऑप्शन, कोई भी आप क्वेश्चन बना रहे हो ना, तो पहले ट्राई करो कि वीडियो को पॉज करो एंड देन खुद से ट्राई करो सॉल्व करने की. एंड ओके, सो फर्स्ट कह रहा है आई एंजॉय माई जॉब इन बॉस्टन एंड मोर देन माई जॉब इन न्यूयॉर्क. उसने ऐसा भी नहीं कहा, उसने सिर्फ बोला कि 3 years ago I lived and work in New York, now I live and work in Boston. बट उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि न्यूयॉर्क में वो बहुत ज़्यादा चिल आउट नहीं करता था और बॉस्टन में उसको बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है. मैंने क्या बोला, कोई भी आप क्रिटिकल रीजनिंग बनाते हो, फर्स्टली आपको ये यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मतलब उसका लैंग्वेज क्या है, वो क्या इन्फर करने की कोशिश कर रहा है. आर्ग्यूमेंट में कभी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला आपको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं देना है, खुद से कुछ ऐड नहीं करना, खुद से कुछ सोचना नहीं है, खुद से कुछ कंक्लूड नहीं करना, जितना दिया है बस उतना ही, राइट. सो अब देखो क्या बोल रहा है, माई कम्यूट टू वर्क नाउ एंड अबाउट टू सेम डिस्टेंस. अब देखो डिस्टेंस की भी कोई बात नहीं दी गई है कि कितना डिस्टेंस क्या है. इट वॉज देन आई लिव्ड एंड वर्क इन न्यूयॉर्क, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो थर्ड भी नहीं होगा. अब फर्स्ट लास्ट क्या बोल रहा है, आई लेफ्ट माई जॉब इन न्यूयॉर्क टू कम टू दिस जॉब इन बॉस्टन. क्या लग रहा है, यहाँ का छोड़कर जॉब फिर वो यहाँ आया, ये तो ऑब्वियस ही बात है ऐसा ही हुआ होगा, राइट. तो इनमें से कोई भी नहीं. ठीक है, तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखने से पहले मैं कुछ बहुत ही क्विकली इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ. अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, सो अनअकैडमी पर प्लस की सब्सक्रिप्शन होती है. प्लस अगर आप लेते हैं तो रेज हैंड का ऑप्शन आपको मिलता है, आप अपने एडुकेटर से ऑडियो फॉर्म पे बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अनलिमिटेड क्विज दे सकते हैं. यू कैन ऑल्सो लॉन्च अ क्विज, यस, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी लाइव क्लास देख सकते हैं. अगर लाइव क्लास छूट जाती है किसी कारण से तो रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं. आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बेस्ट एडुकेटर से पढ़ने की. वीकली इवेंट्स कराए जाते हैं, एक्सेस टू नेशनल मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट एज वेल. हमारे यहाँ बैच एक स्टार्ट हो रही है 4 अक्टूबर से गाइज. इसमें मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रही हूँ, बाकी सारे एडुकेटर बहुत सारी मतलब सारे कोर्स आपको
आपको कंप्लीट करा दी जाएंगे। 1 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है ये फॉर क्लैट 2022 और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। रेज हैंड का ऑप्शन मिलेगा, लाइव वॉइस सॉल्यूशन मिलेगा, 50+ एडिशनल मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, वीकली सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, मंथली करंट अफेयर्स और जीके कॉम्पिटिटिव भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट एक और बैच लॉन्च हुई है हमारी, ये बैच है क्लैट 2021 के लिए। ये बैच 1 ईयर का है, ये स्टार्ट हो रही है 6 अक्टूबर 2021 को। ये भी गाइज हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें भी रेज हैंड का ऑप्शन, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग और बाकी सारे एडुकेटर्स आपको क्वांट, इंग्लिश, लीगल और करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। मतलब इस बैच में आपको पूरी चीजें पढ़ाई जाएंगी। बाकी पिछले वाले भी जो बैच बताई थी मैंने उसमें भी कोई भी बैच में पूरी कवर करा दी जाती है। ओके, सो नेक्स्ट जस्टिस सर्व्ड बैच एक स्टार्ट हुई है, बिगनर्स बैच है क्लैट 2023 के लिए और इसमें बाकी ये सारे कोर्स आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे और इसकी स्टार्टिंग जो डेट है वो 8 अक्टूबर 2021 को है। सो गाइज जो प्राइस हाइक होने की बात हो रही थी तो वो हाइक हो चुकी है। सो 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस है 33,600, 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्ज है 28,350, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्ज है 23,100। जिसमें भी आप चाहें आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपकी कोई प्लानिंग है सब्सक्रिप्शन की तो हमारे यहाँ EMI भी अवेलेबल है। सो सिर्फ आपको ये कोड यूज करना है RICHAP10 एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। और साथ ही साथ आपको एक बार अगर आप ये कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सारे एडुकेटर की क्लासेस अवेल कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन में लेने के बाद आप अपने डाउट भी पिक्चर्स के थ्रू क्लिक करके या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं। वहां पे डाउट सर्वर एडुकेटर होते हैं, इंस्टेंटली आपके डाउट सॉल्व करा दिए जाएंगे। ओके, लाइव क्विज फीचर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर स्टूडेंट्स। स्टार्ट ज्वाइन अ लाइव क्विज एंड 3 सिंपल स्टेप में क्लिक ऑन सेल्फ स्टडी, नेविगेट टू टेस्ट, क्लिक ऑन लाइव टेस्ट और यू कैन इधर होस्ट अ क्विज और हमारे जो टीचर्स हैं उनके द्वारा दिए गए टेस्ट भी आप दे सकते हैं। उसके बाद अनअकैडमी या लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट में मिलता है आपको 60 मिनट में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जो एवरी सैटरडे 11 AM होता है। अब वीकली T20 टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ होता है। क्विक 20 मिनट रिवीजन टेस्ट फॉर योर एवरीडे प्रैक्टिस, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ये मंडे टू फ्राइडे होता है। ये सभी बच्चों के लिए है। यहाँ पर भी आप मेरे कोड को यूज करके टेस्ट दे सकते हैं। ओके, चलिए हमारे यहाँ एक स्पेशल क्लासेस होती हैं जो बिल्कुल फ्री होती हैं, इसकी कोई चार्जेस नहीं होती। सिर्फ यहाँ पर भी आपको ये कोड यूज करना है और स्पेशल क्लास आप अवेल कर सकते हैं फ्री में। ये जो स्पेशल क्लास होती है गाइज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होती है। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। वहां पर जीमेल आईडी अपने फोन नंबर से उसको रजिस्टर कर सकते हैं और वो क्लासेस बहुत इंटरेक्टिव होती है। पोल कराए जाते हैं और पोल के थ्रू जैसे आपको ऑप्शन आएगा स्क्रीन पर, वहां पे क्लिक करके आप बता सकते हैं आपके आंसर क्या है और बाकी बच्चों में आपकी रैंकिंग पता चलेगी कि आपकी क्या रैंकिंग है। सो रेज हैंड का ऑप्शन होता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया है। फ्री क्लास में भी वो रेज हैंड करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। नेवर मिस अ क्लास के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाती है। आप किसी भी बैच के एनरोल करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। लेक्चर्स नोट्स आपको क्लास के हर क्लास के 15 मिनट के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। आप कहीं भी लाइव क्लास कर सकते हैं। अगर लाइव क्लास छूट जाती है तो रिकॉर्डेड सेशन आर अवेलेबल। ओके, चलिए तो ये था हमारा जो क्वेश्चन आपको जो भी मैंने आपको बताया था वो, और फिर हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है करेंटली पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ईट ऑन द एवरेज 1431 pounds of food per year, 35 pound more than in 1980. An increase is at least in part because people between the age of 15 and 64 have जो भी है अकाउंटेड विद द इंक्रीजिंग शेयर ऑफ द पॉपुलेशन। सो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इन्फर्ट करना है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जो अभी के यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं वो जो भी खाते हैं उनका एवरेज जो है पाउंड कितना ये गेन करते हैं 1431 फूड पर ईयर और 35 पाउंड मोर देन इन 1980। सो इंक्रीज कितना हुआ है, एटलीस्ट इन अ पार्ट ऑफ बिकॉज द पीपल बिटवीन एज ऑफ 15 to 64, तो इंक्रीजिंग शेयर ऑफ पॉपुलेशन, राइट। सो हमें यहाँ पर इन्फर करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोर देन हाफ ऑफ द करेंट पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बिटवीन द एज ऑफ 15 to 64। मतलब अभी जो करेंट जो लोगों का पॉपुलेशन है वो एज, मतलब इसको देखते हुए क्या इन्फर कर रहे हैं आप कि उनका करेंट एज कितना होना चाहिए, मतलब 15 to 64, या फिर द पॉपुलेशन हैज राइजन सिंस 1980, उससे बढ़ गया है। एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 15 रिक्वायर ऑन द एवरेज मोर फूड दैन डू पीपल ओवर द एज ऑफ 64। और दी है बिफोर 1980 चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 15। अभी जो दिखा रहे हैं यहाँ पे कि पीपल बिटवीन द एज ऑफ 15 to 64 1980 के बारे में बताई जा रही है। डी ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ई कह रहा है इंडिविजुअल्स बिटवीन द एज ऑफ 15 to 64 कंज्यूम ऑन द एवरेज मोर देन फूड दैट डू दोज यंगर और ओल्डर। अब आपको इनमें से चूज करके बताना है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है इन्फरेंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बट मुझे लगता है आप वीडियो को पॉज करें और
कोशिश करें कि आप करेक्ट आंसर बताएं, उसके बाद आप मेरे आंसर चेक करेंगे। सो गाइज ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सो ई इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इंडिविजुअल बिटवीन द एज ऑफ 1564 कंज्यूम ऑन द एवरेज मोर फूड दैन द दोज यंगर और ओल्डर। बिकॉज यहाँ पर सिंपल बात कही गई है कि दिस इंक्रीज एटलीस्ट द पार्ट बिकॉज पीपल बिटवीन द एज से 15 to 64 हैं वो इंक्रीजिंग शेयर ऑफ द पॉपुलेशन, वो ज़्यादा मतलब जो पॉपुलेशन के शेयर में सबसे ज़्यादा उनका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फूड भी ज़्यादा गेन करते होंगे, राइट। सो ऑप्शन नंबर ई, ये हमने इन्फर किया है, खुद मन से नहीं बताया और ना ही हमने अज्यूम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नोन दैट ऑल डॉग्स गो टू हेवन, हाउएवर ओनली गुड ह्यूमन गो देयर। पहली चीज समझिएगा, इट इज नोन दैट ऑल डॉग गो टू हेवन, हाउएवर ओनली गुड ह्यूमन गो देयर, ठीक है। Thirdly, there is only one heaven for all God's creatures. Which of the following inference is best supported by the statement made above? सिंपल सी बात कही गई है कि जितने भी डॉग्स हैं वो हेवन में जाते हैं। सो हाउएवर, तो कंक्लूजन क्या है कि केवल अच्छे इंसान जो है वो वहां जाएंगे। मतलब एक ही जगह, मतलब एक तो सारे डॉग्स जा रहे हैं और यहाँ पर कह रहा है कि अच्छे इंसान ही सिर्फ हेवन जाएंगे। डॉग की बात होगी तो सारे डॉग जाएंगे, लेकिन अगर पीपल पर्सन की बात होगी, इंसान की बात होगी, तो सिर्फ अच्छे इंसान ही जाएंगे। मतलब जो हेवन है वो फॉर गॉड, फॉर ऑल गॉड्स क्रिएचर्स, राइट। तो अब फर्स्ट कह रहा है कि ऑल कैट्स गो टू हेवन, कैट की बात ही नहीं कही गई है, तो नहीं होगा। दो देयर आर मेनी डॉग्स इन हेवन, देयर आर वेरी फ्यू कैट्स, गलत हो गया। फिर से यहाँ पर फ्यू और कैट और डॉग के बीच में कंपेयर की गई है, तो नो। So option number C, if you are a good human being, you will go to the same heaven as the pet dog you had when you were little. All human who have had pet dog when they were little go to heaven. All human who like dog go to heaven. आपके पास 5 ऑप्शन है, आपको बताना है which one is correct according to you. वीडियो को पॉज करें, पहले आप अपने आंसर दें एंड देन फिर आप अपने वीडियोस को देखें। तो चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। क्या बोला था कि अच्छे इंसान ही सिर्फ हेवन में जाएंगे और सारे डॉग्स जाएंगे। मतलब इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग यू विल गो टू द सेम हेवन एज द पेट डॉग यू हैड व्हेन यू वर लिटिल, राइट। सो दैट इज करेक्ट। मतलब वहां जहां डॉग्स जा रहे हैं वहीं आप जाएंगे, लेकिन अच्छे आप इंसान होंगे तभी जा सकते हैं। So the next question is, bank customer today export excellent service, right? Shorter lines, cordial service providers, online access to accounts, etc. Each advance in the quality of the service further raise customer जो भी है हमारा expectations. Any bank which is satisfied, which is currently qualified of service will soon find that its customers are not. Before you has recently announced that meeting or existing customers expectations is its goal. So इसमें हम लोगों को क्या करना है, इन्फरेंस। सो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है बिफोर यू वॉज अमॉन्ग टू फर्स्ट बैंक इन इंट्रोड्यूस ऑनलाइन सर्विसेज। सेकेंड वन इज बिफोर यू गोल विल मेट ओनली इफ इट कंटिन्यूसली improves द क्वालिटी ऑफ सर्विस। और सी क्या कह रहा है, बिफोर यूज कस्टमर्स आर करेंटली सेटिस्फाइड विद इट्स क्वालिटी ऑफ सर्विस। और बैंक टू बैंक, ये तो गलत ही है। तो आपको पहले आंसर खुद देना है, समझना है, ओके। क्या कह रहा है मैंने इतना समझाया, अब एटलीस्ट आपको अपने आंसर करने हैं। वीडियो को पॉज करें, आंसर दें, ओके। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बिफोर यूज गोल विल मेट ओनली इट्स कंटिन्यूसली इंप्रूविंग इस क्वालिटी ऑफ सर्विस। बिकॉज यहाँ पे क्या बोल रहा है, बैंक कस्टमर जो है टुडे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सीलेंट सर्विस, शॉर्टर लाइन्स, कॉर्डियल सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑनलाइन एक्सेस टू अकाउंट्स, etc. So each advance in the quality of service for the rise in customer expectation, right? वो तो बढ़ता ही जाता है। Any bank which is satisfied with its current quality of service will soon find that the customers are not. Before you has recently announced that meeting or जो भी दिया हुआ है exceeding customer expectation is its goal। मतलब कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है, जो चाहते हैं, वो उस पर काम करना उनका गोल है। तो ऑब्वियस ही बात है, बिफोर यू गोल विल बी मेट ओनली इट्स कंटिन्यूसली इंप्रूव्स इट्स क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स हु परफॉर्म एवरेज वर्क इन स्कूल समटाइम्स रिसीव हायर ग्रेड दैन दे एक्चुअली डिजर्व।
मतलब वो जो स्कूल में परफॉर्म करते हैं उससे ज़्यादा भी वो जितना डिजर्व नहीं करते उससे ज़्यादा उनको परसेंटेज मतलब जो भी मार्क्स से ग्रेड्स मिल जाते हैं. So these students are able to convince teachers that they truly enjoy the subjects matter, right? So are जो भी stimulated by the lectures or have a personal interest in the instructor. So these students must be careful, however, because exaggerated efforts may backfire. सो इसमें क्या बोल रहा है कि इफ द स्टेटमेंट अबाउट द ट्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉज द मोस्ट रिलायबल कंक्लूजन फ्रॉम द पैराग्राफ. अभी तक हम लोग इन्फरेंस कर रहे थे, अभी हम लोगों को इस पैराग्राफ से इस आर्ग्यूमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है. व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप अकॉर्डिंग टू यू. सो ऑप्शन आपके पास 4 है. फर्स्ट दिया है स्टूडेंट्स आर डिसऑनेस्ट व्हेन इट्स कम टू ग्रेड्स. Second one is teachers may give grades to students for reasons other than classroom performance. It could be true, but let's see. Good students will seldom resort to trickery. Okay, so no, achieving good grades. So teachers want to help their students to excel in the classroom. इसकी कोई बात ही नहीं कही गई है. So guys, अभी आपको क्या करना है, पहले खुद से आंसर करना है, देन मेरे आंसर को देखना है. Let's see. So ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज मैंने क्या बोला था, टीचर्स में गिव ग्रेड्स टू स्टूडेंट टू. अब की ऑब्वियस सी बात है कि स्कूल में जितना वो डिजर्व नहीं करते उससे ज्यादा उनको मिल रहा है. मतलब टीचर्स में गिव ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स फॉर रीजन अदर देन क्लासरूम परफॉर्मेंस, राइट. क्लासरूम में जो परफॉर्म नहीं करते उससे ज्यादा उनको कैसे मिल रहा है, मतलब कुछ और रीजन हो सकता है ग्रेड्स देने के, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये रहा स्क्रीन पर. Mr. Smith, I am upset that my son's entire class lost 2 days of recess because some of the children were throwing raisins in the cafeteria. He was not throwing raisins and it was clear to everyone just who the culprit were. Principal, I'm sorry you are upset, Mrs. Smith, but your son's situation is like being caught in a traffic jam caused by an accident. People who aren't involved in the accident nevertheless have to suffer by sitting there in the middle of it. मतलब समझ आया. मिसेस स्मिथ कहती हैं कि आई एम अपसेट दैट माई सन इंटायर क्लास 2 days ऑफ जो भी रेजन्स बच्चे जो हैं कैफेटेरिया में फेंक रहे हैं, जिस वजह से फेंकने की वजह से क्या हुआ है कि मतलब उसको भी कल्प्रिट मान लिया गया है. तो वो कहती है कि आपको सभी को पता है कि मेरा बच्चा कल्प्रिट नहीं है, बट तो प्रिंसिपल का क्या कहना है कि आपको तो पता है वो एक ट्रैफिक जाम में फंस चुका है. मतलब ट्रैफिक जाम में मतलब एक्सीडेंट क्या है, कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट. ट्रैफिक जाम कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट मतलब पकड़ा गया है वो इस चीज में, तो बाकी सारे कर रहे हैं तो वो भी ऑब्वियस सी बात है, वो किया हो ना किया हो, अगर वो वहां है तो वो भी कल्प्रिट है, राइट. तो ये प्रिंसिपल का कहना है. द प्रिंसिपल स्पीकिंग सिंसियरली द कैन be inferred from the what the principal says that the principal believed that. So first one is many children were throwing raisins in the cafeteria. Mrs. Smith's sons might not have thrown raisins in the cafeteria. See, after an accident that resulting traffic jam are generally caused by the police activity. Okay, so Mrs. Smith's sons know who it was that threw raisins in the cafeteria. Losing 2 days of races will deter future destruction. Okay, so आपको बताना है which one is the correct. So पहले आप अपने आंसर दीजिए, फिर मेरे आंसर को चेक कीजिए. So let's see. Option number B is correct. Mrs. Smith's sons might not have thrown raisins in the cafeteria because उन्होंने कहा था कि आपको पता है कि मेरा बच्चा कल्प्रिट नहीं है, सभी को पता है कि किसने ऐसा काम किया है, कल्प्रिट कौन है. इसका मतलब कि मिसेस स्मिथ might not have thrown raisins in the cafeteria. Okay, so that is the correct answer. So I think guys क्लियर हो गया होगा आपके डाउट्स, और इन्फरेंस और कंक्लूजन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस और कैसे इसको सॉल्व करना है. अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और रेगुलर देखने के लिए और सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करें. थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय.